सो हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में आज हम पार्ट 5 पर हैं, जिसमें सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। लास्ट पार्ट 4 में हमने देखा था सी स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिज़ाइन करा जा सकता है, कैसे नेस्टेड करते हैं, किस तरीके से एरे। इन सब डेटा टाइप्स को, जो स्ट्रक्चर है वो एक टाइप है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इन सभी को हम यूज़ करेंगे जब क्यू, स्टैक एंड ट्री, ग्राफ वगैरह देखेंगे, तब इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो अभी हम इसीलिए देख रहे हैं कि जब वो यूज़ करेंगे तब फेमिलियर हो जाए। एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बोथ आर द पावरफुल टूल्स। सो इन दिस टॉक वी विल कवर बोथ थिंग्स। सो पहले हम लोग फंक्शन को देखते हैं, एंड जो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्ट्रक्चर को देखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे फंक्शन के साथ में। सो फंक्शन है क्या? सो बिफोर वी स्टार्ट द फंक्शन वी टेक a pictorial diagram. Say for example, this is some block, they have the line of code, and this is your main program, and this block is indicate some name. So whenever the programs start from this line, then after second line, third line, and whenever they call this complete block of box of the code, they automatically call the entire code and return back the values. So uh, द ब्यूटी ऑफ दिस वन, सो इसके अंदर कुछ कोड है जिसमें कुछ लाइंस है, एंड यहाँ पर मेन प्रोग्राम है। जैसे ये मेन प्रोग्राम इस पर्टिकुलर बॉक्स के नेम को इंडिकेट करेगा तो एंटायर बॉक्स का कोड यहाँ पर कॉल हो जाएगा और वो रन करेगा। सो दैट मीन्स द कोड ऑफ द ग्रुप ऑफ द कोड दैट रन्स व्हेन दे कॉल। तो फंक्शन ये है, इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग में फंक्शन है जिसको कॉल करा गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और एंटायर प्रोग्राम में वो कॉल हो रहा है। इसका ब्यूटी ये है जो फंक्शन का, कि जो बिग साइज कोड है वो मल्टीपल टाइम्स आप रन करा सकते हैं केवल एक बार कॉल करते हैं। तो जब भी आप इसको, जो नेम ऑफ द फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, वैसे ही वो कंप्लीट लाइन ऑफ द कोड रन हो जाएगा। बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ वर्क करेगा। एंड फंक्शन के अंदर पेरीमीटर्स भी होते हैं। तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ भी पास करी जा सकती है उस फंक्शन के अंदर, और रिटर्न भी ले सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ पास करते हैं, जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं, फंक्शन में डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग फंक्शन के पेरीमीटर्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और पहले उस एग्जांपल को लेके चलते हैं रन कराने के लिए, एंड फिर लाइन बाई लाइन समझेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फंक्शन का। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म यूज़ करा है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। सभी प्रोग्राम्स का लिंक डिटेल गिवन होगा यूआरएल में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सी प्रोग्राम की बात करें तो वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, देन वो जाएगा सेकंड लाइन में और यहाँ देखिएगा किसी फंक्शन को कॉल करा गया। जब वो यहाँ कॉल करा, वो सर्च करना चालू करेगा कि यस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट प्रोग्राम। सो दिस फर्स्ट प्रोग्राम इज ए फंक्शन, एंड जब भी हम फंक्शन को बनाते हैं तो इस तरह के ब्रेसेस को पीछे यूज़ करते हैं। नाउ ये फंक्शन के कोड के अंदर जाएगा और यहाँ पर देखिएगा जाकर के इसको क्या करना है। सो यहाँ पर इसके अंदर एक डेफिनेशन दे रखा है। सो फंक्शन में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दो चीज़ें हैं, तो इसको कहेंगे फंक्शन की डेफिनेशन की व्हाट इज़ द फंक्शन। सो जब ये यहाँ पर जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाकर के अपनी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा पहले, और फिर इसके बाद प्रोग्राम में आउटपुट आएगा। So, जैसे हम लोग रन कराएंगे इसको, सेलो आई एम फंक्शन। सो जो भी इसके अंदर है वो रन हुआ है, तो रन होने का सीक्वेंस ये फर्स्ट, देन आफ्टर फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन लिखा गया है इसलिए इस तरह के ब्रेसेस आएंगे, और इसके बाद में इसके अंदर इसका डेफिनेशन आएगा। इसको लिखने का अनदर वे भी है जिसके अंदर हम फंक्शन को डिक्लेयर ऊपर करते हैं एंड डेफिनेशन उसका नीचे देते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करिए, और इस फंक्शन का डेफिनेशन इस प्रोग्राम के जस्ट बाद में भी हम दे सकते हैं। दैट इज आल्सो ए वे, एंड दिस इज द करेक्ट वे, कि पहले आप उसका डिक्लेयर करिए, आपने एक फंक्शन लिया इस प्रोग्राम के अंदर ताकि इसी प्रोग्राम समझ सके, एंड देन आफ्टर उसकी डेफिनेशन एट द एंड में दीजिए। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऊपर लेकर के चल रहे हैं ताकि क्विकली कर सके। नाउ वी कंटिन्यू दिस वन। सो अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें फंक्शन को एक बार कॉल करा गया था। फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शन के अंदर प्रोग्राम होगा, एज्यूम दैट कि इसके अंदर हम देखें यहाँ पर, सो एक फंक्शन था
फर्स्ट प्रोग्राम 3 टाइम्स कॉल करा गया। सो 3 टाइम्स प्रिंट एफ या इसके अंदर जो इसके डेफिनेशन है उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लिखेंगे, जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो कंप्लीट डेफिनेशन अगेन एंड अगेन कॉल होता रहेगा। जैसे इसको रन कराए तो 3 टाइम्स सेम प्रोग्राम रन हो रहा है, सेम फंक्शन रन हो रहा है। सो यहाँ आपके टाइपिंग का और जो भी कोड है वो छोटा होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा, स्पीड अप होगा और टाइम भी सेम। अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे थे उसमें कुछ भी पेरीमीटर वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं करा गया था। दैट मीन्स कि फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर ट्रांसफ़र, बट फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र करा जा सकता है मेन प्रोग्राम से फंक्शन में। सो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं पहले और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं इस प्रोग्राम को और ये देखते हैं। सबसे पहले वही मेन आएगा, मेन के बाद एक फंक्शन आया है, फंक्शन में 5 वैल्यू को एज ए पेरीमीटर ट्रांसफ़र करा गया। सिंस 5 इज ए इंटीजर, तो यहाँ पर फंक्शन में जब भी फंक्शन को बनाएंगे सो फंक्शन में ये वॉइड इसलिए यूज़ करा गया कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न करता तो डेफिनेटली हमें इंटीजर या फ्लोट लिखते। सो यहाँ पर वॉइड लिखा है, फंक्शन का नेम वही रखेंगे। फंक्शन के अंदर 5 को कॉल करा गया विच इज़ एन इंटीजर, एंड जो भी पास करा गया उसको कुछ पेरीमीटर का नाम दे दिया। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरामीटर पास करा गया और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या पैरामीटर पास करा गया। जब इसको रन कराएंगे तो देखेंगे यस 5 वैल्यू पास करा गया। अगर 7 पास करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 वैल्यू पास करा गया। सो आप यहाँ पर वैल्यू, अगर यूजर से इनपुट चाहते हैं तो यूजर भी इनपुट दे सकता है, scanf %id एंड आई एज्यूम दैट आई, एंड यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं इंटीजर आई है और यहाँ पर आई को पास करते हैं। यहाँ पर एक इंटीजर यूजर से एंटर कराया गया और उसको फंक्शन में पास करा गया। फंक्शन आई को कंपेयर करेगा इस पेरीमीटर वन से। अगर ये दोनों इंटीजर है कुछ एरर नहीं आएगा क्योंकि सेम टाइप के पेरीमीटर से यूजर से एंटर करा है, 100 एंटर करा है। सेगमेंटेशन फॉल्ट है यहाँ पर, एम्पर साइन हो, 100 एंटर करेंगे एंड 100 वैल्यूज़ मिलेगा। सो इनपुट करा गया वैल्यूज़, इनपुट हुआ वैल्यूज़ एंड आउटपुट आ रहा है। सो दिस इज़ द वे कि फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं। अब देखिए पेरीमीटर आई यहाँ पर आ गया है। अब कुछ इसके साथ में एक्सरसाइज करके देखते हैं। पेरीमीटर आई इक्वल्स टू पेरीमीटर आई +1, देन आफ्टर पेरीमीटर आई इक्वल्स टू पेरीमीटर आई मल्टीप्लाई बाई 2, then perimeter I equals to perimeter I multiplied by 5, something like this, and then after print the perimeter I. So इसको रन करा के देखते हैं। पहले यूजर से हम एंटर करते हैं 100 एंड 100 + 1 101, then after 101 multiply by 2 202, 202 multiply by 2 1010. So ये all these 3 जो इंस्ट्रक्शंस है वो केवल एक फंक्शन को कॉल करते एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब एज्यूम करते हैं इसको वंस अगेन यूजर से दूसरी वैल्यूज़ को एंटर कराते हैं। यहाँ पर यूजर अगेन आई एंटर करेगा एंड यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू, यूजर से फर्स्ट वैल्यू एंटर कराते हैं एंड यूजर से सेकंड वैल्यू एंटर कराते हैं। यहाँ पर सेकंड वैल्यू, सो फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा एंड द सेकंड टाइम फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पर और रन करा के देखते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू 100, ऑफ कोर्स जो पहले आया था वही है। सेकंड वैल्यू 200 लेके चलते तो 2010 हो जाएगा। 2000 200 + 1 201, 201 मल्टीप्लाई बाई 2 402, 402 मल्टीप्लाई बाई 5 2010। अब देखिए यहाँ पर केवल एक बार फंक्शन को लिखते ही जो भी फंक्शन के अंदर 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अगर इसमें फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, एज्यूम करें कि अगर कोई पर्सन बोलता है नहीं मैं फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, सो what they have the option they need to copy and paste without function. Now if we try to execute this entire exercise without the function, then what option is there? वो यूजर इसको कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करेगा, this one, and once again they will take the values and they do all these exercise. They need to define the I and perimeter I as a integer here. वो कुछ इस तरीके से आई एंटर करेगा, आई को इसमें ट्रांसफ़र करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर इस कोड को चलाएंगे, इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, यहाँ से रन कराते हैं, तो ये जो कोड है वो भी वही कर रहा है जो हमने अभी उधर करा था।
सेम वैल्यू सेम आंसर, बट यहाँ पर कोड का साइज देखिए कितना बड़ा हो गया। सो फंक्शन का ये एडवांटेज था, सो इसको ऑप्टिमाइज करा था, सो फंक्शन काफ़ी छोटा हो गया। दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन ट्रांसफर द पेरीमीटर इन द फंक्शन। ये एक तरीका है कि हम पेरीमीटर को कैसे फंक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पेरीमीटर ट्रांसफ़र करना ही सफिशेंट नहीं होता है, कुछ फंक्शंस में और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मल्टीपल पेरीमीटर्स ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी, कि अगर एक से ज़्यादा पेरीमीटर्स नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र करा जा सकता है। एंड तो बाकी लाइब्रेरी ले जाता हूँ ऊपर, यस। सो यहाँ पर मेन में जाएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, वही फर्स्ट प्रोग्राम हमारा फंक्शन है। 5 इज ए इंटीजर, हर इज द स्ट्रिंग, सो 5 इंटीजर है, स्ट्रिंग एज ए कैरेक्टर, फर्स्ट एड्रेस को ले रहा है, उसके बाद कंटिन्यूस करेगा अपने आप ही। सो इंटीजर और स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, तो वही जो प्रोग्राम पहले था 5 एंड हरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया क्योंकि पहले से ही फीड करा हुआ था। सो दिस इज़ द वे कि दो पेरीमीटर्स को कैसे या एक से ज़्यादा पेरीमीटर्स को कैसे ट्रांसफ़र करा जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब ये 5 है, जो जब भी फंक्शन को कॉल करा जा रहा है ऊपर, सो 5 ऑटोमेटिकली पेरीमीटर 1 के साथ मैच कर रहा है और हरी जो है वो पेरीमीटर 2 के साथ में मैच कर रहा है। सो फर्स्ट पेरीमीटर एंड सेकंड पेरीमीटर डायरेक्टली यहाँ से क्लिक हो। सो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पेरीमीटर्स होंगे तो हमें डेफिनेटली फिर n नंबर ऑफ यहाँ पर भी फंक्शन में पेरीमीटर्स को देना पड़ेगा। अभी तक जो हमने देखा कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं लिया था फंक्शन से, फंक्शन में हमने एंटर ही करा था, जबकि फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, फंक्शन कुछ काम करके आपको आउटपुट भी दे सकता है। सो दैट इज द फंक्शन रिटर्न वैल्यूज फंक्शन, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आपको रिटर्न होगा। तो इसका एक एग्जांपल देखें, अगर रिटर्न वैल्यूज फंक्शन का मेन फंक्शन है, इंटीजर आई दिया गया, यूजर से आई को एंटर कराया गया और यूजर से आई को एंटर करा करके उसकी वैल्यूज में प्रिंट करना है। प्रिंट करते टाइम फंक्शन को कॉल करा गया, जो यूजर से आई एंटर कराया गया था वो पेरीमीटर में ट्रांसफ़र करा गया है फंक्शन कॉल के लिए। सो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्या कर रहा है, पेरीमीटर चेक कर रहा है कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर मोड टू लिया जा रहा है, कुछ रिमेनिंग रह जाएगा, तो ये फंक्शन इफ़ कंडीशन ट्रू होगा देन ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। लेट वी चेक। सो एंटर करते हैं, एक इवन नंबर 0 रिटर्न कर रहा है, वाई, बिकॉज 0 मोड टू 0 होता है, कंडीशन इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स कंडीशन ट्रू होगा और आंसर आएगा। वंस अगेन चेक करते हैं 99 विच इज़ द इवन नंबर, विच इज़ द ऑड नंबर, सो रिटर्न आता है 1। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इस तरीके से यहाँ से ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ फंक्शन के आगे इंट लिखा गया है ताकि ये इंटीजर रिटर्न मिल सके, हमें आंसर आ सके। अगर इंटीजर नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा उसके अंदर। और ये आई इज और इंटीजर, आई इज़ द इंटीजर, सो यहाँ पर ये इंटीजर, ये बहुत ही केयरफुल है कि जो भी नीचे जो जब फंक्शन को कॉल करा जा रहा है, जो फॉर्मेट यूज़ करा गया, अगर आई इंटीजर है तो यहाँ पर ही कॉल करना चाहिए, कैरेक्टर या फ्लोट करेंगे तो डेफिनेटली वो एरर देगा। सो इस प्रोग्राम में हमने रिटर्न देखा और पेरीमीटर्स देखा, बट रिटर्न विद मल्टीपल पेरीमीटर्स भी हो सकता है। कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जाम्पल को, जिसमें रिटर्न भी ले रहे हैं और एक से ज़्यादा उसके अंदर पेरीमीटर को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। अभी तक हमने मल्टीपल पेरीमीटर वन रिटर्न देखा, अब देखते हैं मल्टीपल पेरीमीटर्स विद रिटर्न। सो 5 एंड हरी दो पेरीमीटर्स को ट्रांसफ़र करा गया फंक्शन के अंदर। सो हियर वी हैव द 2 पेरीमीटर्स एंड वी ट्रांसफर दिस पेरीमीटर टू द फंक्शन। सो यहाँ पर जब फंक्शन को ट्रांसफ़र करा गया तो फर्स्ट थिंग तो दोनों को प्रिंट करा के देखा गया, और फॉर करेक्टनेस पर्पज़ के कि वेदर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर अगर आपने हरी को ट्रांसफ़र करा है तो कंपेयर करा है कि क्या पेरीमीटर 2 हरी के इक्वल है या नहीं है, या हेलो है हरी और हेलो इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा जो आपने वैल्यू पेरीमीटर 1 में करा है +1, अदरवाइज वो करेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। सो करना चाहिए उसको 6। सो लेट चेक एंड सी दैट द आंसर 6। वाई 6? क्योंकि 5 एंटर कराया था, यहाँ पर हरी दिया है, हरी हेलो इक्वल नहीं है, जो भी आपने वैल्यू एंटर करा था पेरीमीटर 1 में ट्रांसफ़र करा था 5 +1 करके रिटर्न कर रहा है। दैट इज़ द वे कि हम इस तरीके से एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किस तरीके से उनकी वैल्यूज़ को रिटर्न लिया जा सकता है। कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे डिस्कशन को। आई होप सो अभी तक सब क्लियर होगा और काफ़ी सिंपल चल रहा था। अभी हमने जो पहले भी देखा है जैसे कि डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। सो ये फंक्शन है, जो भी इसके अंदर कोड होगा वो उसका डेफिनेशन है, और अगर इसको पहले लिखा जाता है तो डिक्लेरेशन है। तो एक तरीका तो ये है कि मेन के ऊपर इस पूरे फंक्शन को लिख दिया जाए,
तो डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक साथ हो जाता है। बट ये करेक्ट वे नहीं है। करेक्ट वे ये है कि आप जो मेन प्रोग्राम है उसके ऊपर उसका डिक्लेरेशन दें कि इस प्रोग्राम में हम एक फंक्शन यूज करेंगे और डेफिनेशन नीचे लिखें। इसका फ़ायदा ये है कि जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पे वो प्रोग्राम डिक्लेरेशन के टाइम पे डेफिनेशन हो सकता है कि आप इसको यूज़ ही ना करें, अननेसेसरी आपने डेफिनेशन ऊपर डिफाइन कर दिया पूरा। सो बेटर है कि उसको नीचे रखें, जब ज़रूरत होगा तब वो कॉल होगा। सो ये दो तरीके हैं सेम फंक्शन को ही लिखने के कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको हमने पहले भी चेक करा है। एक बार वंस अगेन इसको दोबारा से एक बार रन करा के देखते हैं। दिस इज डिक्लेरेशन डेफिनेशन टुगेदर ऊपर दिया गया है, आराम से काम करना है। नाउ हम लोग ऊपर डिक्लेयर करेंगे, नीचे डेफिनेशन देंगे। ये आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा एक फंक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर और उसकी डेफिनेशन कंप्लीट नीचे कवर कर रहा है, तब भी ऊपर करेगा और सही आंसर देगा। नाउ डिक्लेरेशन डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे कि वही डिक्लेरेशन डेफिनेशन टुगेदर और डिक्लेयर नीचे करा गया। इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल में डिक्लेयर नीचे करा गया, सेम वही एग्जांपल को वंस अगेन रिपीट करा गया इसके अंदर। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थी, अभी तक जो भी हमने बात करा था वो एक फंक्शन में था। फंक्शन इन द फंक्शन भी हो सकता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हो। तो एज्यूम करें कि अगर एक फंक्शन को आपने नीचे से कॉल करा है, मेन प्रोग्राम में अगर एक फंक्शन कॉल करा गया है, वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। जैसे वो कंडीशन, जब वो कंडीशन फॉल्स होगा या वो कंडीशन ट्रू होगा, तब वो बाहर निकलेगा। इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं और काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो जैसे ये मेरा फंक्शन था और ये मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम में इस फंक्शन को कॉल करा गया और इस फंक्शन ने ही अपने आप को कॉल करा रिकर्सिवली अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे ही वो पॉइंट आएगा वैसे ही वो रुक जाएगा। सो इसमें एग्जांपल में हम इसी चीज़ को देखते हैं कि रिकर्सन वगैरह में फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ की जिसके अंदर फंक्शन इन द फंक्शन यूज़ करा जाए, या कहा जाए तो रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करके काफ़ी छोटा कोड, ऑप्टिमाइज कोड लिखा जा सकता है। दैट वी विल सी अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको अभी देखेंगे। पहले इसको एक बार रन कराते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन किस तरीके से कॉल करते हैं और किस तरीके से वो बनाया जा सकता है। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेते हैं और टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करा है 5, उसका वैल्यू है जिसको पेरीमीटर को ट्रांसफ़र करा गया। यहाँ प्रोग्राम ने अगर ये पेरीमीटर अभी जो पेरीमीटर ट्रांसफ़र करा गया है ग्रेटर देन 1 है, जो कि 5 है, तो हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर 1 है उसके अंदर प्लस करते जाएंगे पेरीमीटर वैल्यूज़ -1 को। ओके, और अभी कुछ प्रिंट नहीं करना है, अभी कुछ आउटपुट नहीं देंगे, यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर होगा। सो इसको अगर रन करा, इसको लॉजिकली समझे कि किस तरीके से ये काम कर रहा होगा फंक्शन। तो अगर मान के चले 5 वैल्यूज़ को हमने ट्रांसफ़र करा है अभी, सो इनिशियली क्या करेगा प्रोग्राम, 5 को प्रिंट करा देगा। सबसे पहले काम तो ये करेगा ये कि 5 को आपका प्रिंट कराएगा। तो सबसे पहले जो करें कि 5 प्रिंट हो गया। नाउ प्रोग्राम यहाँ पर आएगा 5 इज़ ग्रेटर देन 1, सो पेरीमीटर 1 जो भी आपका पेरीमीटर 1 था प्लस जो फंक्शन है आपका। सो वंस अगेन फंक्शन कॉल करेगा इस जगह पर। तो अब क्या हो गया 5 -1, बिकॉज पेरीमीटर 1 -1 है। सो पेरीमीटर -1 है, इसलिए 5 -1 4 हो जाएगा। और प्रिंट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। देन वंस अगेन प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा बिकॉज कंडीशन ट्रू है। तो वंस अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, ये 4 के लिए कॉल हुआ था तो अब 3 के लिए कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जैसा देख पा रहे हैं इजीली कि जो हम देख रहे हैं कि 5 हुआ था, देन आफ्टर 4 हुआ था। अब ये 4 -1 3, सो 3 आ जाएगा और 3 जो है वो 3 यहाँ पर कॉल होगा और ये इसको प्रिंट कराएगा तो 3, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। जैसे ही 1 आएगा, जब ये वैल्यू 1 हो चुकी होगी तो 1 वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 1 वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो अब इसमें नहीं जाएगा और प्रोग्राम यहाँ पर हॉल्ट होगा और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि 5 4 3 2 1 एक नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे इस प्रोग्राम के अंदर रिकर्सिवली, जिसको हमने कॉल करा है 5 4 3 2 1। अगर इस तरह से यहाँ 10 कर देंगे तो 10 9 8 7 5 4 3 2 जस्ट रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। सो इसको कहेंगे हम रिकर्सिवली नंबर को प्रिंट करना, बिकॉज हमने फंक्शन में फंक्शन को कॉल करा है। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो कि डे टू डे लाइफ में और काफ़ी जगह पे काम आता है, जिसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज कहता है, एज्यूम करो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, फिबोनाची सीरीज फर्स्ट एलिमेंट 0 मान के चलता है, सेकंड एलिमेंट 1 करता है, 0 + 1 जो होगा वो बनेगा 1। ओके,
सो 0 एज्यूम करा गया है, 1 माना गया है। देन जो ये नंबर बनता है वो इसके प्रीवियस टू नंबर्स का, सो एफ एन nth पोजीशन का नंबर प्रीवियस टू पोजीशंस के नंबर का सम होता है। तो 0 और 1 का सम करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इन दोनों 1 का सम करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 1 का सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 का सम करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 का सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। दैट मीन्स कि n नंबर जो है वो n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 के दो नंबर के सम से बना है। तो उसी सीरीज को यहाँ पर फॉलो कर, अब इसको हम रिकर्सन से फंक्शन के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्रोग्राम को उधर लेके चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से काम करें। देखो कितना छोटा प्रोग्राम, इसको एरे से ही बनाया जा सकता है, बट उसमें प्रोग्राम काफ़ी लेंथी होगा। सो मैक्सिमम नंबर 10, दैट मीन्स कि हमें 10 नंबर्स चाहिए फिबोनाची सीरीज के, एंड फिबोनाची सीरीज को 10 नंबर्स के लिए कॉल करा गया है। जब यहाँ 10 के लिए करा गया तो अभी देखते हैं कि n 10 काफ़ी ग्रेटर है, n इज नॉट लेस देन 1, सो अदरवाइज तो रिटर्न हो जाता। तो यहाँ करना ये है कि जो भी नंबर है वो प्रीवियस टू नंबर्स का सम होगा। सो n यहाँ पर नंबर जा रहा है जो हमारा 10 है, तो 10 होगा 9 और 8 का सम। 9 बनेगा यहाँ पर जाके वंस अगेन 8 और 7 का सम, जब तक कि ये छोटा नहीं हो, जैसे ही 1 होगा वैसे ही वो रिटर्न 1 हो जाएगा। सो वहाँ पर प्रोग्राम जा करके ये रुक जाएगा और 55th नंबर का जो एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पर रिटर्न होकर के मिल जाएगा 10 पोजीशन पे। सो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चल रहा है। जब आपने 10 को कॉल करा है, सो ऑफकोर्स 10 नंबर तो ग्रेटर है 1 से, तो जाना चाहिए इसको। सो 10 नंबर जो है ये कॉल करेगा 9 प्लस 8 के सम को। नाउ 9 करेगा 7 एंड 8 एंड 7 के सम को, 8 करेगा 7 एंड 6 के सम को। तो कुछ इस तरीके से सीरीज चलती रहेगा जब तक कि 1 का और 1 का एंड 1 का सम नहीं हो जाता। जैसे 1 1 सम होगा तो 2 बनेगा, 2 और यहाँ पर पहले से 3 होगा तो उन दोनों का सम होगा तो ये 5 बनेगा। सो इस तरीके से हम लोग इसको रन करा सकते हैं रिकर्सिवली कॉल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। मैं जस्ट रिकेप करते हैं, एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। पहली चीज़, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कोड। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आएगा। एक छोटा कोड लिखा जा सकता है, मल्टीपल टाइम सेम लाइंस को लिखने की ज़रूरत नहीं। इन सबको एक बॉक्स में बंद कर दो जिसको हम फंक्शन कहेंगे, और मेन प्रोग्राम के अंदर ये बॉक्स इटरेटिवली जब भी कॉल होगा तो ये एंटायर कोड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सो कोड को साइज छोटा करने के लिए एंड मल्टीपल टाइम्स को कॉल करने के लिए पेरीमीटर्स जो मेन प्रोग्राम से इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ट्रांसफर होगा उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ये एक एग्जांपल है फंक्शन का जिसमें फंक्शन को कॉल करा गया विदाउट पेरीमीटर और फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है। जब फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पर वॉइड यूज़ करा गया है और बिना पेरीमीटर के फंक्शन है और ये फंक्शन यहाँ पर कॉल करा गया। नाउ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स भी कॉल हो सकता है एक प्रोग्राम के अंदर, 1 2 3 टाइम्स कॉल करा गया तो जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है वो 3 टाइम्स प्रिंट होकर के आ जाएगा। फंक्शन विद पेरीमीटर्स जो हमने देखा था, जो फंक्शन को कॉल करा गया मेन प्रोग्राम में, फंक्शन को कॉल करा गया है, फंक्शन में 5 वैल्यूज़ है तो ये 5 वैल्यूज़ यहाँ पर मैच करती है क्योंकि ये फंक्शन के दोनों के नेम सेम है। बट सिंस ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड को यूज़ कर रहा है और सिंपल इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया गया। सो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, वो इस चीज़ को यहाँ पर ये प्रिंट करता चला जाएगा। आप चाहें तो फंक्शन में मल्टीपल पेरीमीटर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक से ज़्यादा, अलॉन्ग विद दैट कि अगर हम चाहें तो मल्टीपल पेरीमीटर्स के साथ में रिटर्न भी ले सकते हैं। सो पेरीमीटर 1, पेरीमीटर 2, पेरीमीटर 1, पेरीमीटर 2, पेरीमीटर 1 और 2 कुछ वर्क कर रहे हैं और उसके साथ में रिटर्न में मिल रहा है। सिंस ये रिटर्न इंटीजर है इसलिए यहाँ पर हमने int यूज़ करा है और यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करा है। फंक्शन के अंदर जो डेफिनेशन है अभी तक जो हमने कहा था फंक्शन का, यहाँ पर फंक्शन को दैट मीन्स की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों एक साथ करा गया है इस प्रोग्राम के ऊपर। अदर तो ये एक तरीका है फंक्शन को डिक्लेरेशन डेफिनेशन टुगेदर करें, बट ये इतना इफेक्टिव वे नहीं है। सही तरीका ये है कि पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करें, देन आफ्टर मेन प्रोग्राम में जाए एंड फिर फंक्शन की डेफिनेशन एट द एंड में दें। अगर मेन प्रोग्राम में फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो डेफिनेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज ये इसको अवॉइड करेगा और कोड को फास्ट करेगा। एंड द सेम थिंग यहाँ पर भी कर रहे हैं उसी एग्जांपल को कि यहाँ पर पहले हमने फंक्शन को एक डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक साथ दिया एंड मेन प्रोग्राम में कॉल करा। यहाँ पर इसको पहले डिक्लेयर करा गया है, देन प्रोग्राम में कॉल करा गया एंड देन आफ्टर ये प्रोग्राम में इसका डेफिनेशन दिया गया।
ये रिकर्सन है, फंक्शन को फंक्शन में भी कॉल करा जा सकता है अगेन एंड अगेन, जैसे कि यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम को फर्स्ट प्रोग्राम में ही कॉल करा गया दोबारा से, तो इसकी वजह से हमारा कोड छोटा हो जाएगा और ऑप्टिमल होगा। फिबोनाची सीरीज इज द बेस्ट एग्जांपल जिसके अंदर लास्ट टू नंबर्स का सम जो नेक्स्ट नंबर को जनरेट करने का काम करता है, दैट मीन्स कि फंक्शन ऑफ एन जो होगा n-1 एंड n-2 इन दोनों नंबर का सम होगा, जिससे कि फंक्शन ऑफ एन को बनाया जा सकता है फिबोनाची सीरीज के अंदर। सो आप देखेंगे कितना छोटा कोड है फिबोनाची सीरीज का, अगर इसको सी में लिखेंगे तो ये काफ़ी लेंथी और काफ़ी लंबा कोड होगा। नाउ अब आ जाते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट पर कि स्ट्रक्चर विद द फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। सो पार्ट 4 को उसमें हमने लिया था, मैं सजेस्ट करूँगा पार्ट 4 को आप दोबारा से देखें थोड़ा सा ध्यान से, ताकि उसको रिकॉल करा लीजिए। पार्ट 4 के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर स्टूडेंट बनाया गया था, स्टूडेंट इसका नेम है एंड 3 एलिमेंट्स लिए थे स्ट्रक्चर के, एंड एक उसका वेरिएबल था स्टूडेंट S1 स्टूडेंट्स को एंटर कराया गया था, उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम एंड स्टूडेंट का हाइट, एंड इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करके देखा था कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स चेक, पहले चेक करते हैं इसको, जो हमने पार्ट 4 में ये काम करा था क्या ये वर्क सक्सेसफुली वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इसे कॉपी करते हैं, अपने प्रोग्राम पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसको रन कराते हैं। यूजर से एंटर कराते हैं, रोल नंबर 100, नेम हरि प्रभात एंड हाइट 12.5। तो यहाँ देखेंगे सक्सेसफुली रन हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। नाउ अब फंक्शन में इसको कैसे कॉल करेंगे। सो देखिए, पहले तो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर उसी तरीके से यहाँ पर बनाया गया जो अभी हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर देखा था कि यस ये स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर था वो एज स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन एक साथ दिया गया। ये एक फंक्शन बनाया गया प्रिंट वैल्यू करके, जिसके अंदर हम जो भी स्ट्रक्चर के 3 एलिमेंट्स हैं उनको पास करते हैं और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। नाउ मेन प्रोग्राम के अंदर आएंगे, स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स को डिफाइन करा गया कि यस ये स्ट्रक्चर, यहाँ से देखिए पहले हमने यहाँ पर लिखा था उसके अंदर, यहाँ पर इसे मेन में करा गया क्योंकि स्ट्रक्चर को ऊपर लेके चले गए, और यहाँ पर स्कैन करा, इनपुट यहाँ पर दिया गया स्ट्रक्चर के लिए, और प्रिंट कराने के लिए उस फंक्शन की वैल्यूज़ को कॉल करते हैं। अभी अपने आप ही 1 बाय 1 कॉल हो रहा है। एक प्रोग्राम कॉपी करते हैं और फिर वहाँ पर दोबारा से लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आते हैं अपने, यस। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया। फंक्शन को देखने से पहले हम लोग पहले हम मेन प्रोग्राम में देखते हैं। मेन प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर बनाया गया था स्टूडेंट, उसको एक S1 वेरिएबल नाम दिया गया, और S1 वेरिएबल के अंदर देयर 3 एलिमेंट्स आर देयर। इन तीनों एलिमेंट्स की यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर कराया गया, जो हमने पार्ट 4 में प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था लेक्चर में, और मैं सजेस्ट करूँगा उसको दोबारा से देखें कि इसको किस तरीके से दिखाया गया। सिंस फर्स्ट एलिमेंट्स इंटीजर है, लास्ट एलिमेंट फ्लोट है, इसलिए एम्पर साइन यूज़ करा गया क्योंकि उनके एड्रेस को देना है, एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली एड्रेस पर ही होता है, तो इसलिए एम्पर साइन की ज़रूरत नहीं रहा। नाउ इनको प्रिंट कराना था, तो अभी जो ऊपर प्रोग्राम देखा था उसमें प्रिंट को भी यहाँ पर कॉल करा गया था। यहाँ पर हमने क्या करा, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या है, प्रिंट वैल्यू करके एक फंक्शन बनाया गया है यहाँ पर, प्रिंट वैल्यू, और उसमें ये तीनों पैरामीटर्स यहाँ से पास कर दिए गए, S1 नंबर, S1 नेम, S1 हाइट, और यहाँ पर इनको कुछ नया नाम दे दिया गया A, B एंड C। सो इंटीजर A था, कैरेक्टर B था, फ्लोट C था, और यहाँ पर नीचे से वैल्यूज ऊपर जाएगा और ऊपर वो ABC प्रिंट हो जाएगा। तो रन करा के देखते हैं ये क्या होता है यहाँ पर। Yes. So the name of the first roll number Hari, roll number something, name Hari and height 5.5. So यहाँ हम देखेंगे ये एंटर करा है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर स्कैन हुई है। इसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, फंक्शन कॉल में ये तीनों पैरामीटर्स को ऊपर ट्रांसफर करा होगा इन्होंने, और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया ABC जो ये वैल्यूज़ आई थी, तो ये वैल्यूज़ ऊपर चली गई। नाउ अब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों, तो स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ एंटर करा गया, उस स्ट्रक्चर ने यहाँ पर दिया,
और इस फंक्शन ने प्रिंट करा। तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को टुगेदर कैसे यूज़ करा जा सकता है, किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। एंड कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया कि यहाँ पर आपको इन 3 वैल्यूज़ को लिखना पड़ रहा है और यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ को अगेन करना पड़ रहा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर इन फंक्शन में एक और सॉल्यूशन है कि आप पूरे स्ट्रक्चर को पास करें, एलिमेंट वाइज पास ना करके कंप्लीट स्ट्रक्चर को पास करें। तो यहाँ पर हम कंप्लीट एक बार स्ट्रक्चर को पास करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसको अगर हम एंटायर स्ट्रक्चर को पास करेंगे तो यहाँ पर 100 12.5। सो यहाँ हम देखेंगे यस पास हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया, सेम वही स्ट्रक्चर है, फंक्शन सेम वही है, फंक्शन में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर को कॉल कर दिया गया S1 से, वेरिएबल S1 से, और S1 नेम वो सब वही रखा गया, लेकिन S1 एक वेरिएबल को पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को कॉल करा गया, ना कि एलिमेंट वाइज कॉल करा गया, और यहाँ पर भी उसको रेफर करा गया। सो इन्होंने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम बनाया हमने, तो यहाँ पर एक लिंक बिठाया गया है इन दोनों के बीच में कि जब ये स्ट्रक्चर को फंक्शन में कॉल करेंगे तो ये एंटायर स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉल होगा। ओके, सिंस इसको S1 से इंडिकेट करा गया, दैट्स वे यहाँ पर S1 एंड S1 करके यूज़ करा गया। सो सी दैट कितना छोटा हो गया इस प्रोग्राम। अब इस स्ट्रक्चर को आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पर लॉक हो गया और ये फंक्शन ने इसको कॉल करा है और आउटपुट आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम फंक्शन को स्ट्रक्चर के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से काम में ले सकते हैं। जब हम आगे जाएंगे स्टैक क्यूब और ट्री वगैरह देखेंगे तब ये और भी अच्छी तरीके से देखेंगे। सो टुडे वी फिनिश दैट स्ट्रक्चर विद द फंक्शन, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को दोनों को लिया था। अभी हमने स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ में नहीं लिया है। सो पार्ट 6 में हम स्ट्रक्चर विद द पॉइंटर कवर करेंगे, जिसके अंदर स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ में किस तरह से मर्ज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेरा सजेशन ये पार्ट 4 को देखें, फिर इसके बाद ही पार्ट 5 पे है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डेफिनेटली आप इस पर कमेंट करें एंड ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। सो थैंक यू वेरी मच।